नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इनकम टैक्स में सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सैलरी की टैक्सेबिलिटी क्या होती है। इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं इस वीडियो को 3-4 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करूंगा। आज हम सैलरी की बेसिक डेफिनेशंस को जानेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की डेफिनेशंस को जानेंगे कि कैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होता है। किसी भी क्वेश्चंस में जब आपसे पूछा जाए कि भाई ए ने बी को ये पेमेंट की है, तो आपको ये डिटरमाइन करना कि ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, इसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत ही जरूरी है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलाउंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको अगर कहा जाए कि आप अपना सैलरी का स्ट्रक्चर खुद डिटरमाइन करके बताइए कि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अलाउंस किस हद तक टैक्सेबल होता है और किस हद तक एग्जेम्प्ट होता है। तो इन सब बारे में हम आज जानेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा हेड है, सैलरी हेड है, वो कौन कौन से सेक्शंस में कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये हमारा कवर होता है, हमारे 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, 16 एंड 17 इनकम टैक्स के। इन तीनों में ये कवर होता है हमारा सैलरी का हेड। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो मैंने आपको कहा था सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर इनकम फ्रॉम हेड, जो सैलरी हेड है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी, ये तभी टैक्सेबल होगा जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा देगा। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे अपने एम्प्लॉयर से कुछ मिलेगा, तभी वो जो अमाउंट मुझे मिला है, तभी वो इनकम अंडर दी हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा। अगर मुझे मेरे और उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हुआ, तो वो मेरे सैलरी हेड में टैक्सेबल ना हो कि वो अदर सोर्स या बिजनेस जो जिस तरीके का नेचर हो उसमें वो टैक्सेबल होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या गया है। एंड इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ देयर इज ए रिलेशनशिप, ठीक है, ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन द पेयर एंड पे। जिसको पैसा मिल रहा है और जो पैसा दे रहा है, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा। If this relationship does not exist, then the income would not deem to be income from salary. अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड बी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, यानी कि आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मतलब सेम लेवल पे हो। मास्टर टू सर्वेंट का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है नौकर और मालिक वाला, लेकिन ये है कि आपको आदेश जो दे रहा है वो आपका बॉस दे रहा है, आप उसी के डायरेक्शन में काम कर रहे हो। इसलिए कहा है मास्टर। ए मास्टर इज वन who not only direct what and when a thing is to be done but how it's to be done। मैंने कहा ना कि बता रहा है कि कैसे करना है, ये नहीं कि ये करना है, इसके साथ साथ ये भी आपको बता रहा है कि कैसे करना है। एंड द सर्वेंट इज हु इज बाउंड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिम बाय सच मास्टर, कि आपके बॉस ने आपको जो कहा है वो करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप क्या एज ए एम्प्लॉय हो। तो उससे आपको पता चलता है कि आप दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लेक्चरर ऑफ ए कॉलेज हु इज आल्सो अपॉइंटेड वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड गेट वाइस प्रिंसिपल अलाउंसेस, the allowances would be taxable under the head salary because it has been received from the employee by the employee although for non academic work। अब देखिए यहाँ डायरेक्शन वाली बात आ गई कि मैं लेक्चरर हूँ, अगर तो मेरा क्या है कि लेक्चर अपना दिया मैंने कॉलेज में, उसके बाद मैं चला गया, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि आपको वाइस प्रिंसिपल भी बनना है, इस वजह से हम आपको कुछ पैसे देंगे वाइस प्रिंसिपल अलाउंस। तो मेरे एम्प्लॉयर के डायरेक्शन पे, यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन पे मुझे वाइस प्रिंसिपल भी बनना पड़ा। वाइस प्रिंसिपल बन के भी जो मुझे अलाउंस मिल रहा है वो भी मेरे क्या है, सैलरी पे टैक्सेबल, क्योंकि उसके डायरेक्शन पे मुझे काम करना पड़ रहा है, वो जैसा कहेगा उस तरीके के ही मुझे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं। However, if this lecturer set the questions paper of a university, the remuneration which is received for setting the paper will not be taxable under the head salaries। लेकिन वहीं एक नॉर्मल है कि भाई क्वेश्चन पेपर सेट करने हैं पूरे यूनिवर्सिटी के, जैसे राजस्थान बोर्ड होते हैं, हरियाणा बोर्ड होते हैं, सीबीएसई बोर्ड होते हैं। तो ये सब क्या जाते हैं, टीचरों के पास जाते हैं। बोर्ड वाले कहते हैं कि टीचर जो है 5 सेट 6 सेट, क्योंकि उनके पास 10 सेट उनके पास कम से होने चाहिए, जिसमें से वो 3 या 4 सेट सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एग्जाम हमें कंडक्ट करना है, किन किन पेपरों का। तो इस तरीके से आपको दिया था, एक रेंडमली दिया गया बोर्ड के द्वारा, यूनिवर्सिटी ने दिया आपको तो यूनिवर्सिटी के बोर्ड ने दिया, लेकिन ये आपको आर्बिट्रली दिया गया। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं हुआ।
आप पूरे आजाद में हो कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आप यूनिवर्सिटी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आओगे कि यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अधिकार है कि आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना है। तो इसलिए आपको जो रेम्युनरेशन मिलेगी इसके बदले में, वो आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। वही लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, ऐसे ही क्या, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि उसको कौन चुनता है, हम लोग ही चुनते हैं, आम जनता चुनती है। एमपी एमएलए को कौन चुनती है, आम जनता चुनती है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हुआ नहीं कि गवर्नमेंट चुन के ला रही है उसको। तो इसलिए क्या है, वो उनके जो एम्प्लॉयर है उनको पैसे किससे, गवर्नमेंट से ही मिलते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट नहीं किया, अपॉइंट उन्हें हमने किया है, वो तो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं बस। तो इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर द रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय हिम इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी इनकम बट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी इनकम में टैक्सेबल ना होकर अदर सोर्स में होगा। और वही लिखा, हाउएवर सैलरी रिसीव, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लेकिन हाउएवर सैलरी रिसीव बाय इन द मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इसमें क्या है, मुझे बहुत एमपी एमएलए को क्या है, एक सैलरी मिलती है, क्यों, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो एमपी एमएलए को उसकी अपनी सैलरी मिल रही है। उसके साथ साथ आप देखते हैं किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई, किसी को सड़क वो रेलवे विभाग दे दिया गया, ये सब दे दिया गया, तो उनको एक अलग अलग प्रभाव दे दिया गया कि आप रेलवे का सारा काम संभालिए। तो गवर्नमेंट का काम संभाल रहे हैं, उसके लिए भी उनको सैलरी मिलती है, उन मिनिस्ट्रियों को, मिनिस्टर्स को सैलरी मिलती है। तो आप वो जो सैलरी का पोर्शन है वो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ भाई रेलवे में 10 ट्रेनें चलानी, हमें एक्स्ट्रा चलाने, तो उसका प्रबंधन आप करिए, इतना कहेगी। तो इसलिए क्या, वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो जाता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट से उनको उस चीज के लिए सैलरी मिलेगी, जो उनको मिनिस्ट्री दी गई है, वो इनकम फ्रॉम इसमें होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और लेकिन जो उनको एमपी एमएलए बनने के लिए जो सैलरी दी जा रही है, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। और आपने लास्ट चैप्टर अगर मेरा देखा हो तो उसमें मैंने बताया था आपको, जो उनको बोनस, जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं, वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10 में। तो वही चीज है। उसके बाद अगला क्या है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्युनरेशन रिसीव होता है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो क्या है, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर मैं 3 जने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो हम खुद ही ऑनर है उसके, 3 हिस्से हो गए भाई, पार्टनरशिप फर्म है, हम उसके ऑनर हैं, और हम अपने आप से अपने लिए जो सैलरी ले रहे हैं, तो हम खुद के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तो हो नहीं सकते, दो डिस्टेंस पर्सन होंगे, हम ही सब डिसाइड कर रहे हैं उस फॉर्म में। तो इसलिए क्या होगा, एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाय एन एसएससी फ्रॉम ए फर्म इन विच ही इज ए पार्टनर, ही का मतलब सीवी है partner shall not be taxable under the head salary as there is a no employer employee relationship। ठीक है, it will however be taxable under the head PGBP। ठीक है, प्रोफेशनल में होगा हमारा ये टैक्सेबल, हमारा ये उसमें नहीं होगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी में नहीं होगा। जब हम पीजीबीपी में आएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या टैक्सेबल होगा। एक आता है हमारा सरेंडर ऑफ सैलरी, अभी कोविड के दौरान कई लोगों ने किया भी था। इसमें क्या है, सरेंडर ऑफ सैलरी में क्या करते हैं आप सरेंडर वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये ध्यान रखिए। सरेंडर ऑफ सैलरी में क्या है, आप पहले ही कह देते हैं कि मैं 1 महीने की जो मेरी सैलरी मिलेगी वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहा हूँ, कि मेरी ये जो भी सैलरी है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो वो क्या होता है, वो आपके सैलरी का पार्ट नहीं बनती, वो आपके एग्जेम्प्ट पार्ट में गिना जाएगा। एनी सैलरी सरेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी will not be included will computing his taxable income whether he is a private sector, public sector or government employee। वही मैंने कहा, अगर आपने सरेंडर ऑफ सैलरी कर दिया है अपने उस 1 महीने का, 1.5 में कोविड के दौरान बहुत सारी पीएसयूज ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी अपने 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन की सैलरी सरेंडर की थी, तो वो उनकी सैलरी का पार्ट बना ही नहीं, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रोप्रिएट फंड था उसमें चला गया। अब एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये बिल्कुल ही सही है, जब क्वेश्चन हम आपको बनाने के आएंगे या भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा क्वेश्चन, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी टैक्सेबल कब होता है, एक्रूअल बेसिस, मतलब जब ड्यू हो गया या रिसीव हो गया, एरियर्स जब मिलते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, तो ये सारी चीजें। तो जो सैलरी, और सैलरी टैक्सेबल कैसी होगी, मतलब एक्रूअल, मतलब एक बंदा है इंडिया में रेलवे में काम करता था वो, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, वो बाहर चला गया,
यूएसए चला गया, उसके बाद उसको पेंशन मिल रही, तो उस पेंशन का क्या है भाई, वो तो एनआरआई बन चुका है, बाहर बैठा हुआ है, तो उसको रिसीव तो सैलरी आउटसाइड इंडिया हो रही है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से किसी बंदे ने बाहर काम किया है, उसके लिए उसको कुछ सैलरी मिली है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सैलरी के हेड में क्या है, प्लेस ऑफ एक्रूवल, ठीक है, सेक्शन 9(1) है, द गोल्डन रूल इज दैट सैलरी विल डीम टू बी एक्रूड और अराइज एट ए प्लेस वेयर सर्विस आर रेंडर्ड। तो ये गोल्डन रूल क्या है कि जहां सर्विस रेंडर्ड हुई है वही आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी। अगर वो इंडिया में सर्विस रेंडर्ड हुई है तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर वो सर्विस जो है आउटसाइड इंडिया रेंडर्ड हुई है तो वो बाहर टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। If the services are rendered in India and salary on account of such services are received outside India, it will be treated as an income which is deemed to accrued or arise in India. Similarly, if a person who after rendering services in India retire and settle abroad receive any pension on account of the same, such pension shall be an income which is deemed to accrued or arise in India as the service on account of which pension accrued were rendered in India. ठीक है, यही मैंने आपको पहले बताया था, पढ़ लेना समझ होता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भाई किताब में भी वही बात लिखी है जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं। तो वही चीज है कि अगर इंडिया में आपने कोई सर्विस रेंडर्ड किया, पैसा आपको इंडिया मिल रहा है, इंडिया से बाहर मिल रहा है, या एज ए पेंशन मिल रहा है, तो वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी, वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, और ये मान लिया जाएगा इंडिया में वो इनकम एक्रूड और अराइज हुई है। इसके एक एक्सेप्शन है, अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड रेंडर्ड एनी सर्विस आउट, जो एम्बेसी वाले हमारे इंडिया से बाहर वाले हैं वो अपने बाहर में ही रहेंगे, उनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, लेकिन सर्विस वो बाहर रेंडर कर रहे हैं, सैलरी रिसीव बाय हिम वुड बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्रूड और अराइज इन इंडिया थ्रू द सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडिया में एक्रूड और अराइज माना जाएगा। और इसमें आपको एक सेक्शन बताया था मैंने 10(7) पिछली क्लास में कि उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर सिटीजन एनी परक्यूजिट्स और सैलरी सिर्फ टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर परक्यूजिट्स और अलाउंस अगर कुछ मिलते हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अब हम अगला आते हैं टैक्स फ्री सैलरी। ये भी जो बड़े बड़े आजकल की जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स भी कई हैं, कई एमएनसीज हैं, वो क्या कहते हैं टैक्स फ्री सैलरी करके आपको रखती है कि भाई आप हमारे ऊपर काम करिए, आप टैक्स की फिक्र मत करिए, टैक्स हम भरेंगे सब कुछ। लेकिन आपको ये ध्यान रखने वाले है जो टैक्स फ्री सैलरी में जो टैक्स का एलिमेंट होता है, और आप ऐसे किसी बंदे की कैलकुलेशन कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी की कि वो कहता है कि भाई 10 लाख रुपए तो मुझे सैलरी मिली है और जब मैं अपॉइंट हुआ था तो मुझे कहा था कि टैक्स कंपनी ही भरेगी। तो उस केस में क्या है, 10 लाख की सैलरी जो रिसीव हो प्लस जो एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे टैक्स भरा है वो भी आपको ऐड करके कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके एम्प्लॉयर ने उसका भी ध्यान रख के आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बने, लेकिन आप जब कंप्यूट कर रहे हैं ये सैलरी अंडर दी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपने जो उसने टैक्स भरा है एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पे वो आपने कंसीडर कर लिया। तो वही बात लिखी है, पढ़ लेता हूं मैं। व्हेन द एम्प्लॉय रिसीव टैक्स फ्री सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, इट इज नॉर्मली मीन्स दैट एम्प्लॉयर हिमसेल्फ पे द टैक्स which is due on the salary of such employee. The amount of tax so paid by the employee, it is also to be considered as the income of the employee and will be added to his salary, और उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। अब एक नया कंफ्यूजन कई बार क्वेश्चंस में आता है, मैं आपको बताता हूं कि एक हमने पढ़ा था सरेंडर ऑफ सैलरी, ठीक है, सरेंडर ऑफ सैलरी, ठीक है, उसका मतलब क्या, आपने सरेंडर, एक होता है फोरगो ऑफ सैलरी। एग्जामिनर यही खेल जाता है, वो कई बार सरेंडर ऑफ सैलरी लिख देता है, कई बार फोरगोइंग ऑफ सैलरी लिख देता है कि आपने सैलरी अपनी छोड़ दी, वहां पे भी आपने छोड़ी, यहाँ पे भी छोड़ी, वर्डिंग पे वो खेल गया। अब इसमें क्या है, फोरगोइंग ऑफ सैलरी वाले में आपका क्या है, वन सैलरी हैज बीन अर्न बाय एन एम्प्लॉय, एक बार मैंने अर्न कर लिया, अब मैं कह रहा हूं मुझे नहीं लेना, फोरगो कर लिया मैंने, it become taxable in his hand through he may subsequently waive the right to receive the same from the employer। आपने बाद में जाके उसको वेव कर दिया, लेकिन एक बार जब आपने वो अर्न कर लिया, सरेंडर नहीं किया, उसके बाद आप वेव ऑफ कर रहे हैं, तो वो फुल्ली तरीके से आपकी टैक्सेबल होगी इन हिज हैंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, इफ सैलरी इज पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट या एंटरप्राइजेस, तो इसमें क्या, अगर हमने इंडिया में सर्विस रेंडर की है तो फॉरेन गवर्नमेंट और जो एंटरप्राइजेस है और इंडिया में सर्विस रेंडर करने के लिए वो अगर सैलरी दे रही है तो वो इंडिया में फुल्ली टैक्सेबल है, एक्सेप्ट कुछ एग्जेम्पशन दे रखी है सेक्शन 10 में जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, अब एक आपके क्वेश्चन के
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं उन सब में ये एक सैलरी के एड में ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसमें क्या कहते हैं आपको ग्रेड सिस्टम के अंतर्गत कि वो 2013 में अपॉइंट हुआ था, उसका वो ग्रेड है, उस हिसाब से आज के उसमें उसकी ग्रॉस सैलरी निकाल दीजिए। 2 नंबर 3 नंबर का जो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी आ जाता है, ऐसे एमसीक्यू या कुछ भी आ जाता है। तो एक क्वेश्चन हम पढ़ लेता हूँ कि किस तरीके से ग्रेड सिस्टम होता है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ग्रेड सिस्टम होता क्या है। मोस्टली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है। इसमें क्या है, सर्टेन एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड Certain employees are entitled to a grade system of salary. Under this system, the normal annual increment to be given to the employee are already fixed in the grade. For example, if an employee joined the services on 1st May 2013 and it's placed in this grade of 12,200, 300, 70,400, 500 और 19,400, इन्होंने 4 हमें फिगरें दे दी, अब 4 या 5 फिगरें दे दी है। दिस मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट ही विल गेट ए बेसिक सैलरी ऑफ ₹12,200 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल मई 2013 के जब वो अपॉइंट हुआ तब से उसको सैलरी मिलेगी 12,200 और ईयरली उसका इंक्रीमेंट कितना होगा, एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹300। कब तक होगा, जब तक उसकी सैलरी 17,400 ना हो जाए। ठीक है, रीच 70,400। जब 17,400 हो जाएगी तब उसकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होगी, एनुअल इंक्रीमेंट 500 होगा। कब तक होगा, जब तक वो 19,400 पे ना पहुंच जाए। 19,400 के बाद उसकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी अदर देन वो अदर ग्रेड में इतना चला जाए, वो ग्रेड चेंज हो जाए उसका। ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखा है। और कुछ केसेस में क्या होता है, फर्दर इन सर्टेन केसेस इट मे हैपन दैट he may join the service in a particular grade but his salary is fixed not at the initial stage of the grade. initial stage कितना था इसका, 12,200। तो हो सकता है कि उसको अपॉइंट एक पर्टिकुलर ग्रेड में किया गया हो, लेकिन उस ग्रेड के अंदर भी उसकी सैलरी स्टार्टिंग वाली ना हो, उसकी सैलरी क्या हो, 14,400 हो। ठीक है, तो इस केसेस में भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे था 12,000, फिर 300 इंक्रीमेंट होके 15,000 तक पहुंचेगा, फिर 15,000 से 500 रुपए इंक्रीमेंट होगा पर एनम और फिर पहुंचेगा 18,000 तक। तो अगर उसकी सैलरी 14,400 पे स्टेब्लिश हुई है तो उसको 15,000 तक पहले क्या है, 300 का 2 साल हो गया, उसके बाद से उसकी 500 रुपए से पर एनम सैलरी इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है हमारे पास, एग्जाम्पल में हम देखते हैं X joined the services in the grade of 12,000। ठीक है, 300 का इंक्रीमेंट होगा, कब तक होगा, 13,800 पे। इसी हिसाब से जब आप क्वेश्चंस भी करें ना, तो क्वेश्चंस में खुद ही आंसर खुद ही लेने का कि भाई 12,000 की उसकी सैलरी है ग्रेड की, 300 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, कहां तक होगा, 13,800 तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, फिर 400 रुपए का इंक्रीमेंट होगा 13,800 का एनुअली, और वो 17,800 का। वो अपॉइंट कब हुआ है, 1/6/2009 को अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूट हिज बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। देखिए अपॉइंट वो 2009 में हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाए कि आप 12,000 आज से ही ले लो। तो 2009 में वो अपॉइंट हुआ है, तो वो पूछ रहा है 21-22 की, भाई उसकी सैलरी हमें कंप्यूट करके बताओ कि आज की डेट में उसकी सैलरी क्या है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम अपनी वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग में क्या है, 1/6/2009 से 31 मई 2020, 1 साल हो गए। 1 साल तक उसकी सैलरी कितनी थी, 12,000 होगी। फिर 300 रुपए उसके बढ़ गए होंगे 1 जून 2020 को। ठीक है, 1 साल बाद, तो 13 मई 21 तक उसकी सैलरी कितनी होगी, 12,300। ठीक है, 1 जून 2011 से 31 मई 2012 तक 12,600। ठीक है, और 1 जून 2012 से 31 मई 2013 तक 12,900 हो गई। ऐसे ही करके हमने 1 जून 2013 से 31 मई 14 तक, ऐसे ही हमने कहां तक निकाल लिया है, तो हमारा ईयर होता है 20-21, तो 1/6/19 से 31 मई 20 तक 15,400 रुपए वो पहुंच चुका था। ठीक है, 400 रुपए का भी हमने इंक्रीमेंट देख के 15,400 पे हमारा पहुंच चुका था। 15,400 क्या हो गया, अब मई में हुआ, अप्रैल मई जून। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, तो 4 महीने तो उसकी सैलरी क्या रही, 15,400 रुपए रही। ठीक है, उसके बाद उसकी अगस्त से सैलरी मार्च तक कितनी होगी, 15,800 रुपए हो गई है। ठीक है, 15,800 इंटू 8, ये हो गया 1,26,000, ये 61,400, तो हमारी बेसिक सैलरी क्या होगी, 1,88,000 हो गई। ठीक है, ऐसी एक अलग क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीन पे, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी सैलरी क्या होगी, 15,800 हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ए ज्वाइन ए सर्विसेज ऑन 1st August 2016 in the grade of 12,300, 1,300, 800, 400, 17,800 and his fixed salary was fixed on 14,200। ठीक है, इसका स्टार्टिंग में नहीं हुआ है, इसका क्या है, मिड में।
ठीक है, सैलरी इसकी ये नहीं कि स्टार्टिंग वाला जो ग्रेड पॉइंट है वहां से हुआ है। फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंप्यूट हिज बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, जैसे हमें यहाँ कहा गया था तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, 2 महीने के लिए 15,400 हो गया 30,800 रुपए, और 15,800 इंटू 10 महीने के लिए यहाँ पे हो गया तो हो गया 1,58,000 रुपए। तो टोटल हमारा 1,88,000 आया था। यहीं पे यही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया है, तो इसमें ये निकालने को कह रहे हैं कि आप कैसे निकाल ली। तो हम उम्मीद करता हूँ कि जैसे ऊपर वाले से आपको समझ आ गया होगा। ग्रेड बहुत सिंपल है, लेकिन बस वही समझने की आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ग्रेड में आपको बेसिक सैलरी कैसे निकालनी है करंट ईयर की। अब हम आते हैं बेसिस ऑफ चार्जेस के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलरी में कब क्या कैलकुलेट होगा, कि एक्रूअल बेसिस पे होगा, ड्यू बेसिस पे होगा, या रिसीव बेसिस पे होगा, एरियर्स का क्या ट्रीटमेंट, तो ये सब चीजों में। तो सबसे पहले जो सेक्शन 50 में है कि एनी सैलरी due from an employer or a former employer to an SSC in the previous year which paid in that previous year or not हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो भी सैलरी ड्यू है, ठीक है, आपने लिया नहीं लिया, सैलरी ड्यू हो गई आपकी करंट एम्प्लॉयर से, या फॉर्मर कोई एम्प्लॉयर है जो अपने 2 महीने 3 महीने काम किया उसको छोड़ दिया, तो भी आपकी सैलरी ड्यू है। आज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है आपका, लेकिन फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी अगर आपकी कोई सैलरी ड्यू है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। दूसरा क्या है, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर थ्रू नॉट ड्यू इन दैट प्रीवियस ईयर और इट बिकम ड्यू टू हिम। इसका सिंपल क्या है, पहले उन्होंने बोल दिया, मैं आपको तीनों बता देता हूँ फिर आराम से समझाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सेकेंड में उन्होंने बोल दिया कि ऐसी सैलरी जो ड्यू नहीं होती लेकिन आपने एडवांस में रिसीव कर ली, पूरे साल में ड्यू नहीं हुई लेकिन एडवांस में रिसीव हो गई, वो भी हम क्या मान लेंगे, करंट ईयर में आपका टैक्सेबल मान के आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल मानेंगे। तीसरा होता है एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन दैट प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। और मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ एग्जाम्पल से, कहना क्या चाहता है ये। मतलब ये पहला कह रहा है कि फर्स्ट आप ये देखिए कि आपके खुद के, मतलब अभी जो करंट एम्प्लॉयर है या फॉर्मर एम्प्लॉयर, वहां आप काम कर रहे थे, वहां आपकी सैलरी कितनी ड्यू हो गई। सैलरी कई लोगों की लास्ट डे ऑफ मंथ ड्यू होती है, कई फर्स्ट डे ऑफ मंथ ड्यू होती है, तो उस हिसाब से ड्यू कितनी मंथ की सैलरी होगी। दूसरा, ऐसी सैलरी जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू तो नहीं हुई लेकिन आपने रिसीव कर ली, भाई एडवांस ले लिया, जरूरत पड़ती रहती है लोग, तो एम्प्लॉय क्लास को तो सबसे ज्यादा पड़ती है जरूरत, तो उसमें क्या आपने रिसीव कर लिया, तो जिस साल में आपने रिसीव कर लिया तो रिसीव भी आपका क्या होगा, उसी साल का आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा क्या, एरियर। एरियर में ये क्या कहता है, एरियर में ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि बैक डेट से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नॉर्मल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो होता ही है कि देखते हैं कि 10 साल पहले से उनकी सैलरी बढ़ा दी, कुछ बढ़ा दिया, तो उस केसेस में क्या उनको एरियर मिलता है, क्योंकि उस समय तो उनको पता ही नहीं था कि उनकी सैलरी क्या है, तो ना ड्यू हुई ना रिसीव उनको आज हो रही है और आज ही उनको पता चल रहा था, इसलिए एरियर मिल जाता है। तो ये जो तीनों ही केसेस हैं, अगर ये तीनों ही केसेस आपके हैं, जो तीनों ही आपका इस साल हुआ है, तो ये तीनों का तीनों आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब कई लोगों को कंफ्यूजन आता है कि आपने सर एक तो कह दिया कि भाई ड्यू बेसिस पे भी टैक्सेबल होगा, एक कह दिया रिसीव बेसिस पे भी टैक्सेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अगले साल की सैलरी इसी साल रिसीव हो गई तो आपने रिसीव बेसिस पे तो इस साल टैक्सेबल कर लिया, और अगले साल जब वो मेरे का ड्यू होगा तब आप फिर दोबारा टैक्सेबल कर लोगे। तो इसके लिए एक्ट में क्लैरिफिकेशन दे रखा है, उन्होंने कह रखा है where any salary paid in advance is included in the total income of any person for any previous year, मतलब किसी भी प्रीवियस ईयर में एडवांस में आपने टैक्सेबल कर दिया, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन व्हेन हिज सैलरी बिकम ड्यू। जब ये वाली सैलरी ड्यू हो जाएगी तब टैक्सेबल नहीं होगा, अगर इसी बेसिस पे ऑलरेडी हमने टैक्सेबल कर दिया है। इसमें अगला लिखा है एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म। जो हमने पुरानी बात कही थी कि अगर सैलरी रेम्युनरेशन, यहाँ पे भी एक्ट ने सेक्शन 50 ने क्लेरिफाई कर दिया है, फ्रॉम द फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ए सैलरी फॉर दिस पर्पस। और ये सेक्शन 28 में हम जब पढ़ेंगे पीजीबीपी का, तो वहां पे बिजनेस या प्रोफेशनल में आपका टैक्सेबल होगा। अगली बात, द एक्सप्रेशन पेड इंक्लूड एवरी रिसीव्ड by the employee from the employer whether it was due to him or not। ठीक है, अगर आपको पे कर दिया, ड्यू था नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पे कर दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा।
और एक नॉर्मल चीज, इफ द सैलरी इज पेबल ऑन मंथली बेसिस, it normally become due at the end of the month, although it is paid in the next month. ठीक है, ड्यू आपके लास्ट हो जाता है, जैसे हर जगह होता है कि 30 तारीख मेरी सैलरी ड्यू हो गई, 30 तारीख तो मैंने काम कर लिया, 31 तक कर लिया, और सैलरी मुझे अगले महीने के 3 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख तक मिल रही है। तो अब ये नहीं कहोगे कि भाई जो ड्यू है, ड्यू आपको 31 हो चुका है, इसलिए जो 31 मार्च होता है तो मार्च की सैलरी आपकी इस साल के फाइनेंशियल ईयर में आ जाती है और रिसीव आपको अगले साल होती है। इन दिस केस इट विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस बिकॉज ड्यू इज अर्लियर देन रिसीव, देयरफॉर सैलरी इज नॉर्मली टैक्सेबल फ्रॉम अप्रैल टू मार्च एज द सैलरी ऑफ मार्च बिकम ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ। बिल्कुल वही बात कह रहा है जो मैंने आपको बताई। However, in some cases the salary become due on the first day of next month. In that case, we shall tax the salary for March to February because salary of month of March of current year will be due only in the next financial year. इसका मैं सिंपली बता देता हूँ। हमें कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिनको पेंशन्स मिलती है, मोस्टली पेंशन्स जो मिलती है, उनका जब मैं कंप्यूटेशन बनाता हूँ तो उनके में होता ही यही है, उनकी सैलरी जो होती है 1 तारीख को वो ड्यू करते हैं, 1 को या 3 को ड्यू करते हैं, वो 3 तारीख को ड्यू करते ही क्रेडिट कर देते हैं। तो इसमें करते क्या है, वो लेते हैं मार्च टू फेब, टीडीएस भी मार्च टू फेब काटते हैं, जो 26 ईयर्स हो टीडीएस वाली लाइबिलिटी होती है, मार्च टू फेब काटते हैं, उतने का ही सैलरी देते हैं। तो किस प्रिंसिपल पे देते हैं, वो इसी पे देते हैं कि वो एक्रूवल मानते हैं कि हमारा जो सैलरी जो पेंशन है पूरे महीने के बाद जो पेंशन मेरा एक्रूड होगा वो 1 तारीख को होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, जो पीरियड लेते हैं वो क्या लेते हैं, मार्च टू फेब लेते हैं। कि अभी जैसे करंट चल रहा है 21, तो वो क्या लेंगे, मार्च 21 टू फेब 22 तक की सैलरी को एक्रूड मान के उसको टैक्सेबल करेंगे, उसी का 26 या फॉर्म 16 निकालेंगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि सैलरी ड्यू कब होती है। कई बार क्वेश्चंस में ये आ जाता है सिंपल सा कि सैलरी विल बी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, या सैलरी विल बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे। तो उस सब केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि इन सब केसेस में आपकी सैलरी टैक्सेबल कब होगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, X is an employee of ABC Limited granting a salary of 14,000 per month, which is due on the last day of the month but is paid on the 7th of next month. Salary for which month will be taxable for assessment year 21-22. तो वही बात उसने लिख दी है कि लास्ट डे ऑफ होगा, तो हम तो पहले ही समझ चुके हैं कि लास्ट डे ऑफ मंथ है, मतलब उसी मंथ में, तो हमारी हो जाएगी अप्रैल टू मार्च, सिंपल, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अप्रैल टू मार्च की जो सैलरी है इस साल की सैलरी हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। अगले उसने जो एग्जांपल दिया उसमें लिया, इन दी अबव केस अज्यूम दैट सैलरी बिकम ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ में मैंने आपको समझा दिया, फिर क्या होगा, हमारा जो वो हो जाएगा मार्च टू फेब हो जाएगा, जैसे मार्च 22 फेब 21, जो एक करंट अभी हमारा ईयर गया है उसके लिए वो कंप्यूट करेंगे। तो अब हम आते हैं एरियर ऑफ सैलरी के ऊपर, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एरियर ऑफ सैलरी क्या होता है। ठीक है, रिसीव्ड, एक्रूड हम सब समझ गए। Although salary is taxable on due basis, वो कह रहा है कि सैलरी आपकी ड्यू बेसिस पे होता है। एरियर जैसे कोई सवाल आना नहीं चाहिए था, ड्यू वो पहले हो चुका है, जिसका भी आपको पैसा मिला तो ड्यू पे आपको टैक्सेबल हो जाना चाहिए था। तो कह रहा है कि although salary is taxable on due or receive basis whichever is earlier, but if there are any arrear of salary which has not been taxed in the past, इसने ये भी कवर कर लिया कि ऐसी कोई सैलरी जो आपकी ड्यू या रिसीव पहले हो चुकी है लेकिन टैक्सेबल नहीं हुई, तो उसको हम क्या वर्ड दे देंगे, एरियर वर्ड दे देंगे। Such arrear will be taxable in the year in which this arrear are paid or allowed to the employee. Paid कर दिया या allow कर दिया। For example, if the government announce increase in DA in the previous year 2021, which is effective from 1st Jan 2013, then arrear from 1st Jan 2013 to 31st March 2020 were never due earlier. उससे पहले कोई ड्यू गवर्नमेंट जो अनाउंस किया वो कब किया है, 2020-21 में किया है, तो ये इसलिए क्या हुआ, ये अलाउ भी 20-21 में हुआ। दिस एरियर विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच दिस आर पेड और अलाउड, ऑल्दो द एरियर ऑफ सैलरी रिलेटेड टू पास्ट ईयर। ठीक है, तो एरियर ऑफ सैलरी का आपका सिंपल फंडा है भाई कि एरियर ऑफ सैलरी गवर्नमेंट हमेशा पीछे से करेगी, तो जब वो रिसीव हो गया या अनाउंस कर दिया कि अब तो दे देंगे, श्योरिटी हो गई, अलाउ हो गई, तो उन सब केसेस में आपका क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल उस ईयर में हो जाएगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, इसमें एक सेक्शन 89 करके रिलीफ भी है, एरियर ऑन रिलीफ, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड या थर्ड वीडियो आई थिंक होगी, उसमें आपको
इजिली ये भी आ जाएगा कि भाई एरियर अगर आपको पुराने सालों का मिला है तो उसका आप रिलीफ कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उस साल में मिला रहता तो आपका टैक्स कम लगता, आज आपको टैक्स ज्यादा लग रहा था, उसका रिलीफ आपको सेक्शन 89 में कैसे मिलेगा। तो ये हमारी थी सैलरी की बात है कि सैलरी कब टैक्सेबल होती है, एक्रू बेसिस पे होती है, रिसीव बेसिस पे, एरियर बेसिस पे। अब हम आते हैं सैलरी की डेफिनेशन, मतलब मीनिंग की, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है। तो सैलरी में आपका जो इंक्लूड है, सैलरी में इंक्लूड है आपका वेजिस, वेजिस करके कुछ वर्ड है, एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेजुटी, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन lieu of or in addition to any salary or wages, any advances of salary, any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him, ठीक है, जो अब लीव एनकैशमेंट लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज 9.5% जो 12% of employee salaries and interest credit to recognize in excess of 9.5% per annum। जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें अगर एम्प्लॉयर 12.5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी मेरी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। The aggregate of all sums that are comprised in the transferee bank of an employee participating in a recognized provident fund, वही provident fund वाली बात है, the contribution made by the central government or any अदर एम्प्लॉयर, 80CCD जो पेंशन वाला स्कीम है उसमें अगर कोई आपको वो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस वाले फंड में, तो ये सब क्या है कि आपकी सैलरी की पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो द above income are included as income, but there are certain income mentioned above which are either fully exempt or exempt up to a certain limit। तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे कि अलाउंस और परक्विजिट्स में आपको मिलते तो सारे हो, सारा पहले आप टैक्सेबल करके आप इंक्लूड करिए सैलरी में, उसके बाद उसको लेस करके एग्जेम्पशन दिखाइए। The aggregate of above income after the exemption available, if any, is known as a gross salary। gross salary माना जाता है। From the gross salary, the following three deductions are allowed under section 16। अभी हम 16 की बात करें कि 16 में ही हमें कौन कौन से एग्जेम्पशन दे रखी है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 की, कि भाई जितनी भी सैलरी मिल रही है उसमें आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, या जितनी आपकी सैलरी है विच एवर इज लोअर ही मिलेगी, ज्यादा तो मिल नहीं सकती, तो वही है कि विच एवर इज लोअर आपको मिल जाएगी। दूसरा है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसमें क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे मिलती है और लोगों को नहीं मिलती, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है हमारे 16(2) में। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनी सम पेड टुवर्ड टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट होता है उस पर भी आपको सेक्शन 16(3) में आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाले न्यूज में। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इनकम टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, जो हमने ऊपर पढ़ा है इसी की ये डेफिनेशंस है कि डेफिनेशंस क्या होती है क्या नहीं होती। तो ऐसे इसमें कुछ है नहीं समझने को, वेजेस, एन्युटी, ये सब आपको पता ही होगा कि क्या चीज होंगे, ठीक है। अब रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, ये हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ बोनस क्या है, इस बारे में ध्यान से देख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस का क्या है। बोनस हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा। बोनस इज टैक्सेबल, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस क्या है, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, therefore it will be included in the gross salary only in the year in which the bonus is received। इसमें भी हमें 89 का रिलीफ है, लेकिन बोनस का क्या है, जिस साल में हमें रिसीव होगा उस साल में हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। फिर आता है हमारा सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। इसमें क्या है, सिंपली मेनली क्या होता था कि आप नोटिस पीरियड में हो तो उसके लिए आपको सैलरी दिया, आप काम कर रहे हो नोटिस पीरियड में 1 महीना, लेकिन आजकल नया क्या चला है, आपको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाता है और आपको क्या जाता है, आपका जो नोटिस पीरियड है उसकी मैं आपको सैलरी दे देता हूँ, मतलब उसमें आपको पैसे देता हूँ 1 महीने 2 महीने। तो ये कहा है कि ये जो पैसा है ये आपका क्या माना जाएगा, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड मान लिया जाएगा और आपका टैक्सेबल होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड, तो इसमें क्या है, दिस इज टैक्सेबल इन विच इट इज रिसीव्ड। Normally, if any employer wants to terminate the services of an employee, he gives notice of his intention to do so. Example, as per the contract of service, he may have to give 3-month notice in advance to the employee. This is known as a notice period. Sometimes employer, instead of giving him a notice, gives him salary for the notice period and terminated him immediately. This amount paid by the employer is known as a salary in lieu of notice period and fully taxable in the hands of employer। जो मैं बता रहा था वही चीज है आपका। फिर हमारा आता है फी एंड कमीशन। ये क्या होता है, आजकल एक नया है, अगर जो मार्केटिंग में होते हैं उन सबको इंसेंटिव देने के लिए क्या होता है कि अगर आप इतनी सेल अचीव कर लेंगे, मतलब इतना प्रोडक्ट बेच देंगे, तो जितना सेल बेचा है उसका 10% या एक फिक्स मार्जिन की 5 लाख तक सेल किया तो आपको 10,000, उससे ऊपर किया तो 15,000। तो ये जो होता है ये कमीशन होते हैं।
ठीक है, तो ये कमीशन भी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो भी हमारा सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। ओवर टाइम पेमेंट की भाई आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, उससे ज्यादा आप काम कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम बोलते हैं। तो ओवर टाइम जो पेमेंट होता है वो भी आपका सैलरी का पार्ट होता है। ठीक है, वो लिखा एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय फॉर वर्किंग बियॉन्ड द ऑफिस आवर or for any extra work done by the employee is taxable and therefore included in a gross salary। तो इसलिए हमारी gross salary में taxable होगा। ठीक है, ये हमारा न्यू रिजीम का टैक्स रेट दे रखा है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऐसा कुछ नहीं, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इजिली बता दूंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझने का अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अलाउंसेस के ऊपर, जो हमारा आज की क्लास का मेन टॉपिक है कि कौन कौन से अलाउंस हमारे टैक्सेबल होते हैं और कौन कौन से एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस में क्या है, कुछ जो होते हैं हमारे फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, कुछ होते हैं पार्शली एग्जम्प्ट होते हैं और कुछ फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। मेनली 3 तरह के हो गए। 3 तरह में क्या है, एक इन्होंने कर दिया हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 1013 ने, एक कर दिया प्रिस्क्राइब स्पेशल अलाउंस, जिसके फिर उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए कि कौन टैक्सेबल है, कौन पार्शली एग्जम्प्ट है, कौन फुल्ली एग्जम्प्ट है। ठीक है, 3 टुकड़े में कर दिया। The above allowance shall be exempt either in full or up to a certain limit, and the balance, if any, shall be taxable and thus included in the gross salary। एंटरटेनमेंट अलाउंस वर्ड तो यूज करते हैं लेकिन वो 16(2) में आ रहा है और ये क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्पल होता है, इसमें आपको पहले बताया। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं हाउस रेंट अलाउंस का। ये क्या चीज है भाई, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी एग्जेम्पशन, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब जो भी एम्प्लॉय है वो सबसे पहले यही देखता है कि भाई एचआरए में कैसे क्लेम करो, तो उसकी उनको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। तो इसमें क्या है, हाउस रेंट अलाउंस इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू the employee to meet the expenses in connection with the rent of the accommodation which the employee might have to take। ठीक है, इसमें क्या है, हमें क्या क्या चीजें में जो इंग्रेडिएंट होता है, जैसे खाने बनाते हैं तो क्या क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए तभी हमारा खाना बनेगा, ऐसे ही जो हम एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें होनी, क्या क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो उसमें क्या है, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड। एक्चुअल उसको एचआरए कितना रिसीव हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी दूसरा हमारा कोई क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारी सैलरी और दूसरे में हम जब एक्चुअल एचआरए हमने फर्स्ट में क्लेम देख लिया, उसके बाद हमारी सैलरी क्या है। अब सैलरी की डेफिनेशन बताता हूँ। इस सैलरी में क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ रेंट पेड, हमने जितना रेंट पे, तीसरा हमारा रेंट पेड हो गया, तो रेंट पेड में से हम 10% ऑफ सैलरी को डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड फॉर द एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम over 10% of the salary for the relevant period। ठीक है, तो वही चीज लिखा है। फिर तीसरा लिखा है हमारा 50% of the salary where the residential house is situated in Mumbai, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, और 40% of the salary where the house is situated in a place of relevant period। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या किया अगर मैं बताऊं तो हमारे पास इन्होंने क्या कर दिया, मुझे चाहिए क्या, एचआरए, 3 रेंट, ठीक है, और एक सैलरी। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट चाहिए मुझे। इस 3 इंग्रेडिएंट से मुझे निकालना क्या है, विच एवर इज लोअर, उसने कह दिया कि इस ये आप 3 तरीके की कैलकुलेशन निकाल दो, इसमें से जो लोअर आएगा वो आपका एचआरए एग्जेम्पशन हो जाएगा और उसके ऊपर भी अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो वो आपका टैक्सेबल होगा। सबसे पहले उसने कह दिया हमें कि भाई आपको एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है वो बता दो हमें। ठीक है, तो मैंने बता दिया एक्चुअल एचआरए मुझे कितना। दूसरा वो कह रहा है कि आपने रेंट कितना पे करना है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 में रेंट पे कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी सैलरी है कितनी, 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख मेरी सैलरी है। तो दूसरे में उसने क्या कहा है, रेंट पेड में से आप 10% ऑफ सैलरी हटा दो, तो 1,20,000 में से 40 हटाया तो मेरा क्या हो गया, ये 80,000 रुपए हो गया। और तीसरा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के लिए मुझे कितना 50% मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इसमें क्या मिलता है मुझे 50% मिलता है, तो 50% मिलेगा। तो 4 लाख का 50% कितना हो गया दोस्तों, 2 लाख रुपए हो गया। और एक्चुअल एचआरए मुझे मिला था 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो विच एवर इज लोअर क्या हुआ, 80,000। ये 80,000 तो क्या हो जाएगा मेरा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो 20,000 रुपए एचआरए का मिल गया बच गया वो क्या हो जाएगा मेरा, टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस आपके पास HRA, रेंट पेड और सैलरी वाला पार्ट होना चाहिए, फिर आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एक जगह आप एक्चुअल HRA रखिए, दूसरा आप क्या रखेंगे, रेंट आपने जो पेड किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दीजिए, पूरा वो अमाउंट आ जाएगा। फिर तीसरा आप देखिए, आप जो आपका एकोमोडेशन है वो कहाँ पे, ना कि एम्प्लॉयर कहाँ पे, एकोमोडेशन कहाँ पे, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इन चारों में से कहीं है तो आपको 50% ऑफ सैलरी ले लीजिए। अगर नहीं इसके अलावा है तो 40% ऑफ सैलरी ले लीजिए, और फिर तीनों को कंपेयर कर लीजिए विच इज लोअर। अगर एक्चुअल HRA रिसीव ही लोअर है तब तो फुल्ली सारा जितना HRA मिला है वो सारा एग्जाम, लेकिन उसके अलावा अगर बी और सी में से कोई लोअर है तो एक्चुअल HRA में से जो बी और सी में लोअर है उतना तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन और जो उन दोनों का डिफरेंस बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ है। सैलरी फॉर द पर्पस इंक्लूड DNS अलाउंस, ठीक है, DNS अलाउंस इफ द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट शो प्रोवाइड बट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंस। तो यहाँ जो ये सैलरी लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सैलरी इंक्लूड ओनली DA अलाउंस इफ प्रोवाइडेड फॉर, क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट। इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको DA दिया जा रहा है तब तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ओनली HRA, ठीक है। तो यहाँ HRA के बारे में करें तो सैलरी की डेफिनेशन भी सिर्फ HRA के लिए दी गई। और एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसकी बात से हमने क्या कर दिया, अगर आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव करने पर एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग HRA, ठीक है। और सैलरी हमेशा क्या लेनी है, ड्यू बेसिस पे लेनी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटेड एकोमोडेशन इज occupied by the employee in the previous year, where the employee has not actually incurred expenditure on paid of rent or stay। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ रेंट पेड तो मेरा जीरो है, तो जीरो होते ही मेरा जीरो हो गया भाई, फिर मेरे को किस बात का HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी। तो वही वर्डिंग लिखी हुई है कि अगर आप रेंट पे नहीं करते, आपकी कोई रेंटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपको HRA रिसीव भी हो रहा है तो भी आपका कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको रेंट पे करना जरूरी है। और एक चीज अगर आप न्यू रिजीम में फॉल करते हैं तब आपको HRA की डेफिनेशन जो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज है। अब इसमें HRA के लिए क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करने हैं वही इसमें किताब ने लिख रखी है कि आपके पास सैलरी, आपको देखना है कि सैलरी क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंट क्या है, घर कहाँ है भाई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है तो 50% नहीं तो 40%। फिर रेंट पेड कितना कर रहा है, HRA रिसीव किया। अगर ये सारे कंपोनेंट आपके पास हैं तो आप इजीली अपना HRA की एग्जेम्पशन निकाल सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और HRA की जो एग्जेम्पशन आप निकालते हैं वो आपकी मंथली बेसिस पे होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 6 महीने में दिल्ली में रहा, दिल्ली में काम किया, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया किसी अलग स्टेट में हो गया, मान लिए यूपी के लखनऊ में हो गया, ठीक है, तो 5 महीने तक मैं अगर दिल्ली में रहा तो 50% ऑफ सैलरी तो मैं 5 महीने की यहाँ लूंगा, अगर उसके बाद क्या होगी 40% ऑफ सैलरी हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये सारे फैक्टर हैं और आपको ये क्या है HRA जो कैलकुलेट करना है वो मंथली बेसिस पे करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 2-3 क्वेश्चंस हैं, इतने कोई बड़े नहीं है, आप आराम से वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन और इजिली आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट आपने जो मैंने आपको पहले बताया वो इजिली अगर क्लियर है आपका तो आपको ये क्वेश्चन आप इजिली बना पाएंगे। एक चीज है, अगर आप न्यू रिजीम में आ गए हैं तो आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू रिजीम में क्या है कि आपको उन्होंने स्लैब रेट कम कर दिया है, लेकिन HRA जैसे कई जो हमारे अलाउंसेस है उनकी एग्जेम्पशन उन्होंने खत्म कर दी है, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं हमारे जो है सर्टेन एक्सटेंट, जो हमारे स्पेशल अलाउंस थे इसमें 10-14 में, उनके बारे में आते हैं। उसमें क्या है, स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, दिस अलाउंस आर नॉट इन द नेचर ऑफ परक्यूट। ये अलाउंस आपको क्या जाते हैं, अपने ऑफिशियल पर्पस को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और ये परक्यूजिट्स नहीं है जो सेक्शन 17(2) में दिए गए हैं। एंड आर स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट expenses wholly necessary and exclusively incurred in the performance of duty of an office or employment of profit. This allowance will be exempt the extent such expenses are actually incurred for the purpose. Simply बताता हूँ होता क्या है यार दोस्तों, हम जैसे मुझे टेलीफोन अलाउंस मिलता है, ऑफिस पर्पस के लिए मिल रहा है कि ऑफिस का मुझे जो भी कॉल आएगा करना है उससे सब कुछ है, तो जितना मैं खर्चा करूंगा उतना मेरे को एग्जेम्पशन
मिल जाएगी। तो इसी तरीके से कई तरीके अलाउंसेज है। मैंने क्या बोला, ऑफिस पर्पस के लिए मिल रहा था। कंफ्यूज मत हो जाए कि सर कहीं तो लिखा है टैक्सेबल है। अगर ऑफिस पर्पस के लिए अगर मैं कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो ऑफिस में करना, मतलब उसके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो वो जो खर्चे होंगे और उसका मुझे रिम्बर्समेंट मिल रहा है कंपनी से, तो वो मेरे लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मैं बिजनेस नहीं, ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो दूसरा क्या है, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे अलाउंस है जो मुझे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ हद तक मुझे एग्जेम्पशन दी गई है। These allowances are granted to the employee to meet his personal expenses either at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him or at the place where he ordinarily resident. These allowances are exempt to the extent prescribed. ठीक है, जितना प्रिस्क्राइब है लिमिट, उस हिसाब से मेरे को एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो ये हम एग्जेम्पशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ट्रेवलिंग अलाउंस। Any allowances granted to meet the cost of travel or on tour or transfer of duties. Allowances granted to meet the cost of travel or transfer include any sum paid in connection with the transfer, packing and transportation of personal effect on such transfer. तो सिंपल है भाई, अगर मैं जैसे दिल्ली में रहता था, मुझे भाई मुंबई भेज दिया गया भाई काम के चक्कर में। अब दिल्ली से मुंबई जो मेरा खर्चा हुआ, चलो मैंने खुद टिकट ली, सब कुछ खुद किया, अब मैं कंपनी से रिम्बर्स लेने जा रहा हूँ कि भाई मेरा 3 लाख या 2 लाख या 1 लाख या 50,000 का खर्चा हो गया, तो भाई आप रिम्बर्स कर दो। तो कंपनी ये नहीं कही भाई एम्प्लॉय का रिलेशन है, मैं आपको 50,000 दूँ, टैक्सेबल। तो उसके लिए दे दिया है कि अगर ये आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया कि आपने 50,000 खर्चे किए, उसका हम ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं आपको, या 5,000 6,000 कुछ हमारा खर्चा हो, उसके लिए मैं आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं। तो वो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो मेरा प्योरली ऑफिस पर्पज से और ट्रैवलिंग के लिए है, इसलिए वो मेरे हाथ में फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। तो वही लिखा है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल on your tour or on transfer of duties. Allowance granted to meet the cost of travel on transfer including any sum paid. इसके कनेक्शन में कुछ ट्रांसफर के लिए पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और पर्सनल इफेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा क्या है, डेली अलाउंस। अब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो बाहर जाने में क्या है, मेरे खर्चे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ तो अगर मैं ऑफिस में काम करूंगा, घर आऊंगा तो घर के भाई मैंने खुद घर का खाना बनाऊंगा, सब कुछ खुद, तो एक मेरा खर्चा फिक्स है। लेकिन अगर मुझे कहीं बाहर इन्होंने भेजा, तो बाहर भेजने का खर्चा तो मेरा बढ़ेगा कि सब कुछ बाहर है, होटल में रुकना, सब कुछ बाहर ही करना। तो उसके लिए क्या होता है, डेली अलाउंसेस देती है कंपनी। ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल होता है। एनी अलाउंसेस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी in connection with transfer to meet the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence from his normal place of duty. ठीक है, वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है। तीसरा है कन्वेंस अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस तो यह है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, लेकिन कन्वेंस अलाउंस क्या है कि कन्वेंस पर जो अपनी ड्यूटीज जो हमने परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो मुझे कन्वेंस लग रहा है, तो अगर उसका मुझे कोई रिम्बर्समेंट या अलाउंस मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो वही लिखा है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ये इंपॉर्टेंट है, of office or employment of profit provided that free conveyance is not provided by the employer. ठीक है, अब मुझे फ्री कन्वेंस प्रोवाइड किया नहीं है, तो हर जगह भाई मुझे खुद लेके जानी पड़ती है, अपनी गाड़ी हो गई या खुद का ही सब कुछ करना पड़ता है। जब मैं मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो जो खर्चा आता है उसका मुझे अलाउंस देती है अपनी कंपनी, तो वो मेरी क्या है, एग्जम्प्ट मानी जाएगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन जर्नी फ्रॉम रेजिडेंट टू ऑफिस एंड बैंक back to residence shall not be treated as expenditure incurred on conveyance in profits or official duty. तो यहाँ क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आप में से बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कन्वेंस अलाउंस तो हट गया था, तो ये वाला कन्वेंस वो वाली बात नहीं कर रहा है जो 1600 वाली आप लोग सोच रहे होंगे। ये वाला कन्वेंस कर रहा है कि जो हम परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि भाई मैं काम करने गया, जैसे मेरी ही ले लीजिए, हमारे ऑफिस में जो कई हैं उनको हम क्या जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते आते रहते हैं, तो उनका भी कन्वेंस बनता है, तो उसके लिए हम उनको कन्वेंस अलाउंस देते हैं। तो वो क्या हो गया, ऑफिस से हमने अपने काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए भेजा उनको, उनके खुद की गाड़ी रहती है, मेट्रो से ट्रेवल या ऑटो से जिससे भी ट्रेवल करते हैं, और उसके लिए हम उनको कन्वेंस अलाउंस देते हैं, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है उनके हाथ में। ठीक है, लेकिन अगर वही हम अलाउंस क्या देते हैं उनको, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए अगर कोई अलाउंस देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो टैक्सेबल है, वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस में क्या है, एनी अलाउंस बाय वट एवर नेम कॉल्ड ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन incurred a helper where such helper engaged in the performance of duty or an office or employment of profit.
आपको एक असिस्टेंट दे दिया गया, या आपको खुद ही कह दिया कि 10,000 रुपए ले, एक असिस्टेंट रख, अपना काम कर दो भाई, तो ये जो 10,000 रुपए आपको अलाउंस मिल रहे हैं, हेल्पर अलाउंस, ये आपके लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, अपनी मदद करने के लिए एक असिस्टेंट रख रहे हो, इंटर्न रख रहे हो, कि जो आपके काम में मदद करे, जिससे कंपनी का ही फायदा हो, तो इसलिए क्या है, ये एग्जेम्प्ट है। एकेडमिक अलाउंस, ये भी उसी हिसाब से है कि भाई आप कुछ हायर स्टडी करना चाहते हो, कुछ चाहना चाहते हो, जो आपके करंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसको और बेहतर बनाए, तो उसके लिए भी क्या है, अगर आपको एकेडमिक अलाउंस देती है एम्प्लॉयर कि भाई ये वाली तो स्टडी कर ले, कुछ कर ले, तो वो जो पैसा आपको मिल रहा है वो भी आपका एग्जेम्प्ट माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म जैसे पुलिस वाले हो गए, या और भी कई तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो गया, बस वाले हो गए, तो इन सबको क्या यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है कि आप 6-6 महीने 7-7 महीने पे अपने कपड़े चेंज करें, मतलब जो यूनिफॉर्म मिला है वो नए बनवाइए, ये सब करिए, तो इसके लिए वो क्या करती है, पैसे देती है, तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, यूनिफॉर्म अलाउंस। The above allowance shall be exempt to the extent of minimum of the following: actual allowance received, जितना आपको रिसीव हुआ, या actual allowance spent for the purpose of duties of office or employment। तो वही बात लिखी गई है कि जितना आपको जो या तो एक्चुअल रिसीव हुआ है, ठीक है, या जितना आपको खर्चा किया, विच एवर इज लोअर, अगर आपने खर्चा कम किया तो कम ही एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन आपने उससे ज्यादा कर दिया तो जितना आपको रिसीव हुआ उतना एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारा आता है अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, वो तो हमारा ऑफिस का था, ठीक है ना। तो ऑफिस में भी आप कई लोग कर सकते हो कि भाई कन्वेंस ट्रैवलिंग कुछ दिखा के कुछ अलाउंसेस ले लो जो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। अब आता है मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, जो बिल्कुल हो रहा है कि भाई पर्सनल एक्सपेंस है, तो भी उसमें कुछ लिमिट दे रखी है कि उस लिमिट तक आपकी एग्जेम्प्ट होगी। इसमें क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये क्या है आपका 100 रुपीज पर मंथ, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है, ये बहुत पुराना एक्ट है, तो इस चक्कर में 100 रुपए ही चला आ रहा है, जिसको बढ़ाना तो चाहिए वैसे गवर्नमेंट को। एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव पर चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन का मैक्सिमम और 100 रुपए पर मंथ, या एक्चुअल जितना रिसीव विच एवर इज लेस, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दूसरा क्या है, होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो क्या है 300 रुपए पर मंथ, और ये भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए है, वही है कि जितना आपको मिल रहा है, और 300 रुपए पर मंथ विच एवर इज लोअर, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्रिबल एरिया, शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया अलाउंस, ये ऐसे जगहों में आप जाते हैं, थोड़ा रिस्की है या रहना थोड़ा मुश्किल है, तो उन जगह पे जाते हैं तो आपको एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 200 विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। स्पेशल कंपनसेटरी हिलरी एरिया अलाउंस और हाई एट्रीब्यूट अलाउंस एक्सेट्रा, आप जैसे जॉब के लिए कहीं ऐसी जगह का अपॉइंटमेंट हो जाता है, मतलब पोस्टिंग हो जाती है, तो उस समय क्या है 300 रुपए से 7,000 रुपए पर मंथ तक की आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, ठीक है। बॉर्डर एरिया रिमोट एरिया अलाउंस या डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस, इन सब में अगर आप पोस्टेड होते हैं तो वहां पे आपकी क्या है 200 रुपए पर मंथ से 1300 रुपए पर मंथ तक की आपकी एग्जेम्पशन मिल सकती है। कंपल्सरी फील्ड एरिया अलाउंस, यहाँ पे आपको 2600 रुपए पर मंथ तक की एग्जेम्पशन, ये एक लिस्ट है, ऐसी बात नहीं है कि आपको भी लग रहा होगा यार बोर हो रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो लेकिन ये लिस्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्या है कि इन लिस्टों में से ही क्वेश्चन बन के आएंगे आपके लिए, ऐसा नहीं है कहीं और से आएंगे, यही लिस्ट आएंगे कि वो बोल देंगे भाई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में उनको 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं, एग्जाम 2 चिल्ड्रन के 5,000 रुपए देते हैं, एग्जामेशन निकाल के लाओ हमारे लिए। तो ये जब आपको पता होगा कि 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन आपको मिलते हैं, तो 200 रुपए पर मंथ हो गए एक चिल्ड्रन में, तो 12 महीने 2400 रुपए, तो इतना आपको एग्जामेशन मिल जाएगी। तो ये सब मतलब याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, मतलब या तो रटो या याद करो, क्योंकि ये सब पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, और यहीं आपको अगर अच्छे से याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजिली क्वेश्चन के आंसर बना पाएंगे। कंपनसेटरी मॉडिफाई फील्ड एरिया अलाउंस, एग्जेम्प्ट कितना है अप टू ₹1,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ऐसे है कि काउंटर इन सर्जरी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्स को जो दिया, ये भी कितना है 3,900 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस गिवन टू सर्टेन डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है उनको जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, तो वो कितने तक एग्जेम्प्ट है 3200 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड जो अलाउंस होते हैं वो दिए जाते हैं, तो वो कितने तक है 800 पर मंथ तक है। हाई एट्रीब्यूट और अननाइज क्लाइमेट अलाउंस, ये भी क्या है 15,000 से 16,000 पर मंथ, 15,000 फीट तक है तो 1600 रुपए सॉरी, और 9,000 से 15,000 फीट तक है तो 1,060 रुपए,
ठीक है। आपको लग रहा है ये नंबरों में कम है, लेकिन ये बढ़ने चाहिए। हो सकता है कि अभी रूल से चेंज हो, कुछ हो तो ये बढ़ाए आने वाले सालों में, लेकिन मतलब पुराना एक्ट है तो इसलिए बहुत ही आपके चीनी चोरी जैसा लग रहा है कि 1000, 2000, 200, 100, तो ये इसलिए लिखे हुए हैं। स्पेशल कंपनसेटरी हाई एक्टिविटी फील्ड एरिया अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आउटपोस्ट, ये भी क्या है, 4200 रुपये पर मंथ है। इसलैंड ड्यूटी अलाउंस, इसमें क्या 3250 पर मंथ है। तो ये आपको याद करने वाली है, ऐसे एक्चुअल में आपको कहीं मिलेगा नहीं कि कोई क्लाइंट आगे कहे। तो ये बहुत रेयर केस होगा कि ये आर्म फोर्स, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिलेगा। लेकिन जब पेपर बना रहे, अगर आप एग्जाम दे रहे स्टूडेंट हो, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन में ये डाल डाल के आपको परेशान करने के लिए दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि कितने अमाउंट तक ये एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई जो अगर आप सेक्शन जो लोग हैं ना 115 BACS, ये भी उनको नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारे जो अलाउंसेस और एग्जम्प्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो न्यू रिज्यूम में वो नहीं मिलेंगे। तो जब क्वेश्चंस का आप आंसर दो पेपरों में, तो आप याद रख लेना कि पेपर मांग क्या रहा है, कोई न्यू रिज्यूम मांग रहा है या ओल्ड रिज्यूम मांग रहा है। अगर न्यू रिज्यूम मांग रहा है तो आपको ये नोटिफिकेशन जो है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 डेटेड 26/6/2020 याद रखना बहुत ही जरूरी है, जो मैं पढ़ाऊंगा। एक हमारा अलग से एक अलाउंस है जो हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉइज के लिए है। वो क्या कहते हैं कि 10,000 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 विच एवर इज लेस, वो उनका फिक्स है कि उतना उनको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, अलाउंस इज अलाउड टू ट्रांसपोर्ट employees working in a transportation system if any fixed allowance is given by the employer to the employees working in any transportation system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of his transportation। ये भाई अब होता क्या है कि एक में ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है मेरी, ठीक है, और मेरे ड्राइवर है। अब वो यहाँ से पंजाब भी जाते हैं, मुंबई भी जाते हैं, तो मैंने उनका फिक्स कर रखा है कि भाई जितना पेट्रोल डीजल लगेगा वो तो ठीक है, उसके साथ साथ मेरे को 5,000, 6,000, 7,000 रुपये दूंगा खाने पीने का, रहने का, कुछ भी है। तो वो फिक्स जो मैंने कर रखा है, तो उसी के लिए एग्जामेशन कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये पर मंथ, या 70% जितना विच इज लोअर, उतना उनकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, वो उनकी एग्जामेशन माना जाएगा। ठीक है, अब हम ये नोटिफिकेशंस के बारे में आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 डेटेड 26/6/2020 not with understanding anything contained in para 4.13A to para 4.13B above। ठीक है, जो में लिखा है an employee being an SSA, मतलब ये जो हमने दोनों अलाउंसेस पढ़े हैं स्पेशल वाले जो फुल्ली हैं फॉर पर्सनल यूज और ऑफिस यूज, तो उसके बारे में ये पैरे के बारे में वो लिखा हुआ है। Being an SSC who has exercised option under section 115 BAC subsection 5 shall be exemption only in respect of the following allowances। बस ये अलाउंस मिलेंगे, इसके अलावा कोई सा भी अलाउंस आपने कहीं से पढ़ रखा है वो सारा का सारा आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इन्होंने कह रहे कि ये 4 अलाउंस मिलेंगे, 4 या 5 अलाउंस, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहला क्या, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर ऑन ट्रांसफर, जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई मेरे को यहाँ से कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग की गई, तो जो पोस्टिंग के दौरान जो मेरा ट्रांसफर हुआ, तो उस जगह जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आया, खाने पीने का है, तो वो सब जो हो गया कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर। Any allowance whether granted on tour for the period of journey in connection with the transfer to meet the ordinary dealing charges, वही डेली अलाउंस वाला है, वो वाली चीज आ गई। Any allowance granted to meet the expenditure or incurred on conveyance, कन्वेंस वाला आ गया, जो मैंने कहा कि हम अपने एम्प्लॉय को जीएसटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते हैं तो उसमें जो कन्वेंस के चार्जेस लगते हैं वो वाला, प्रोवाइडेड दैट कि हमने उसको खुद का हमने अपना कन्वेंस नहीं प्रोवाइड करा रखा हो। ट्रांसपोर्टेड अलाउंस अप टू ₹32 पर मंथ, जो ब्लाइंड है इन सब उनको 32 रुपए पर मंथ। तो ये चारों उन्होंने क्या कर दिए हैं, इन चारों का उन्होंने एग्जाम कर दिया। इसके अलावा सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है छोटा सा, आप वीडियो रोक के आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन और आप इजिली इसको कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अलाउंसेस। तो ये इन्होंने एक वो कर दिया है कि एक बाइफरगेट करा है हमने। ठीक है, अलाउंसेस विच आर एग्जाम्ड इन केस ऑफ सर्टेन पर्सन्स। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, नेचर पढ़ रहे थे कि नेचर इस तरीके का अलाउंस मिले। अब पर्सन्स वर्ड है कि इन पर्सन को किसी तरीके का अलाउंस मिले, तो सारा का सारा एग्जेंट है। तो देखने की जरूरत नहीं है कि भाई किस तरीके का अलाउंस है, कि भाई अगर ये वाला मेरे पास आ गया क्वेश्चंस में आ गया कि भाई ये दिस इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच इज आउटसाइड इंडिया हमारे लिए काम करता है, या इंडिया के बाहर किसी एम्बेसी में काम करता है एज ए इंडियन एम्बेसी, तो इसकी ये रिक्विजिट सैलरी मिल रही है, उसकी टैक्सेबिलिटी, तो सीधा भाई ये तो हमारे सेक्शन में सीधा लिखा है सर्टेन पर्सन को एग्जेम्पशन मिलती है, कोई भी अलाउंस मिले तो वो सीधा का सीधा पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। तो वही लिखा है
Allowances to a citizen of India who is a government employee rendering service outside India. Section 10(7) में क्या है? Rendering outside India, अगर कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है तो पूरी की पूरी जिसको अलाउंस मिलती है वो एग्जेम्प्ट है. अलाउंस टू हाई कोर्ट जज, जो हाई कोर्ट जज को अलाउंस मिल रही है वो हो गई. सम pecuniary allowance given to high court and supreme court judge हो गई. अलाउंस received by an employee of UNO from his employer. तो ये सब जो चारों अलाउंस है ये चारों मिल रही है तो पूरी की पूरी क्या है? पर्सन वाइज एग्जेम्प्ट है कि इन पर्सन को कोई सी भी अलाउंस मिले तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है. उसके बाद हमारा आता है अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल. तो भाई आंख बंद करके भाई इस अलाउंस का मैंने कान में नाम आया मैं कह दूंगा फुल्ली टैक्सेबल है. एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि इसके बारे में कोई एग्जेम्प्ट है, सीधा कह देगा फुल्ली टैक्स. पहला क्या है? डीए अलाउंस, डीएनएस अलाउंस हो गया, ये भी एक अलाउंस है, महंगाई भत्ता. दूसरा हो गया सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, अगर इस नाम से आपको कोई अलाउंस दे रहा है वो भी टैक्सेबल है. मेडिकल अलाउंस ये भी पूरा टैक्सेबल है, भाई खर्चा किया नहीं किया सारा मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. लंच अलाउंस या ट्रिपिंग अलाउंस, भाई इसके लिए आपको कोई अलाउंस मिलता है. ओवर टाइम अलाउंस हो गया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो गया, फैमिली अलाउंस हो गया, वार्डनर अलाउंस हो गया और सर्वेंट अलाउंस हो गया. इस तरीके के जो भी अलाउंस है सारे के सारे आपके क्या है? टैक्सेबल है फुल्ली. तो सर्वेंट और हेल्पर में आप कंफ्यूज मत हो जाइए. हेल्पर वहां दिया गया था असिस्टेंट के लिए, वो भी अपने कंपनी के लिए. यहाँ सर्वेंट क्या है? भाई मैं अपने घर पे ही लेके सर्वेंट बैठा हूं तो उसके लिए मुझे अलाउंस मिला, फुल्ली टैक्सेबल है. और इसमें क्या लिखा है? इफ द एम्प्लॉय ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 115(b)(a)(c बिसाइड द अबव अलाउंस द फॉलोइंग अलाउंस शैल आल्सो बी फुल्ली टैक्सेबल. मतलब एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है बुक बस कि आपको बार बार याद दिलाने के लिए कि अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो एलटीए भी फुल्ली टैक्सेबल है, एचआरए फुल्ली टैक्सेबल है और नोटिफाइड जो स्पेसिफिक अलाउंस है उसमें 4 को छोड़ के सारे टैक्सेबल है. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ समझने को मिला होगा. अलाउंसेस आपको समझ आए होंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप समझ आया होगा. तो अब मैं कल आपके लिए परक्यूजिट्स पढ़ेंगे हम, तो कल हम परक्यूजिट्स पे आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब जरूर देखिएगा. तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, बाय.